देखिए ऐसा है, आप ये सोचिए कि हर साल लगभग 1 लाख लोगों की किडनीज फेल होती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा वो मिथकीय चरित्र जिसने बहुत प्रभावित किया और जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं? तो 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो था, माय फर्स्ट सुपर हीरो वाज माय फादर। नमस्कार। अपनी कार्यकुशलता के बल पर देश विदेश में परचम लहराने के लिए और समाज में कुछ उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार हर साल कुछ खास लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करती है। पद्मश्री अवार्ड एक ऐसा सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की श्रेणी में आता है, लेकिन उनमें से एक है। अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो भारत रत्न सर्वोच्च श्रेणी में आता है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अंत में पद्मश्री सम्मान। और ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकूद, लोक जीवन, लोक सामान्य, नाटक आदि के क्षेत्र में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। हर साल भारत सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे सम्मानों की घोषणा करती है। और 2019 की अगर हम बात करें तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अवदान के लिए जो सम्मान दिया गया है डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी को। हम इस श्रेणी में, चूँकि हम पुस्तक के फॉर्म में इस पूरी पुस्तक का संकलन कर रहे हैं, न केवल पुस्तक के फॉर्म में बल्कि डिजिटल फॉर्म में भी पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सम्मानजनक नागरिकों को एक डिजिटल फॉर्म में समेट रहे हैं। आपको बताते चलूं कि इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस सम्मान की आधारशिला रखी थी और उसके बाद से 1952 के बाद से ये सम्मान देने की प्रथा की विधिवत शुरुआत हुई। तो आज की इस कड़ी में, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय काम करने वाले डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी से, जिन्होंने अपने कार्य से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। तो आज की कड़ी में हम मिलते हैं डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी से। स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम पद्मश्री से सम्मान प्राप्तकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनकी जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को लेते हैं और न सिर्फ घटनाओं को बल्कि उन्होंने सामाजिक जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की है, इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री अवार्ड हासिल किया है और इनके महती कार्य के लिए भारत सरकार ने इनको ये अवार्ड और ये सम्मान दिया है। तो आज उन्हीं की ज़बानी और उन्हीं से आज उनकी कहानी। तो इससे शुरुआत से पहले, जैसा कि हम श्रृंखला में हर बार करते हैं, श्रृंखला की शुरुआत से पहले हम कुछ पंक्तियाँ अपनी अतिथि के लिए समर्पित करते हैं। ठीक उसी परंपरा का वहन करते हुए हमने कुछ पंक्तियाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं और आपको वो पंक्तियाँ हम समर्पित करना चाहते हैं। इजाज़त हो तो? जी मैम। वो कहते हैं कि हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, कंधे पे आसमां उठाकर चले हैं हम, हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, कंधे पे आसमां उठाकर चले हैं हम, कह दो घनी रात के तमस अंधेरे को कि हथेलियों पर सूरज उगा के चले हैं। तो ये कुछ पंक्तियाँ सर के लिए थी। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। हम इस बातचीत में और ख़ास तौर से इस विशेष श्रृंखला में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की उपलब्धियाँ और किन संघर्षों के साथ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हासिल की। तो एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। कहते हैं कुछ लोग हमारे इतिहास में और परंपरा में कुछ ऐसे लोग और ऐसे किरदार मिल जाते हैं जो इस धरती पे सिर्फ इसलिए अवतरित होते हैं कि उन्हें कुछ परोपकार का काम करना है, और वो आते ही इसलिए हैं कि उन्हें लोगों को कुछ संवेदनाएं देनी है, लोगों को कुछ सहायता देनी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक मास्टर संदीप के तौर पे जब आप छुटपन में थे तब से लेकर अब तक का सफ़र, डॉक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा, किन संघर्षों से गुजरा, और ज़रा शुरुआत से बताएं। तो देखिए ऐसा है कि मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था। मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर एक स्कूल टीचर थी, और क्योंकि मेरे फादर बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही काम करते थे, तो जब हम लोग बचपन में थे तो हम सब के अंदर उनको काम करते करते देखकर हम सब के अंदर यही इच्छा आई कि हम भी बड़े होकर डॉक्टर ही बने, और इसलिए हमने करीब यंग जीवन में तय कर लिया कि हम आगे जाके डॉक्टरी ही करेंगे।
मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से करी और उसके बाद दिल्ली में एक एग्ज़ाम होता है जिसको पीएमटी बोलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट। उसके द्वारा मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिला। मैंने एमबीबीएस किया और फिर उसके बाद मुझे एमएस मास्टर्स के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने वहाँ मास्टर्स ऑफ सर्जरी किया जी। और वहाँ मुझे इंटरेस्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा है, यानी कि जिसमें लोग एक आदमी अपना गुर्दा किसी को दान करता है, उसमें ज़्यादा आया। और ये एक बड़ी ही साइंटिफिक, बड़ी ही स्टिमुलेटिंग ब्रांच मुझे लगी। इसके लिए फिर मैं इंग्लैंड गया, जहाँ मैंने काफ़ी समय काटा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ काम किया और लगभग 2002 में मैं वापस आया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मुझे फिर से नौकरी मिली और मैं वहाँ पे काम करता हुआ ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम सेट किया और खूब ट्रांसप्लांट्स इंस्टीट्यूट में किए। 2011 में मुझे लगा कि अब मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, अब कुछ और पहाड़ चढ़ें, कुछ और देखें बाहर सब कुछ कैसा है जी। तो 2011 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल मैंने एज ए सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन किया। ये हमारी पूरी छोटी सी कहानी तो जैसा कि हमने देखा, सर ने अपनी पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को कुछ एक शब्दों में समेट दिया है और जो बहुत ही, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहेगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप चूँकि सीनियर कंसल्टेंट हैं, अपोलो से जुड़े हुए हैं और आपने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी कुछ किया है, शोध भी किया है, रिसर्च भी कर रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। भारत में इसका क्या भविष्य देखते हैं? तो देखिए, ऐसा है, आप ये सोचिए कि हर साल लगभग 1 लाख लोगों की किडनीज फेल होती हैं जी। और ट्रांसप्लांट सिर्फ 8,000 से 10,000 लोगों का होता है। अगर आप 100 लोगों को लें जिनके गुर्दे ठीक नहीं काम कर रहे हों और आप उनको बोलिए कि आप डायलिसिस पे रहिए या आप ट्रांसप्लांट कराइए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक आज हमारी समझ है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। आप नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे, आप काम कर पाएंगे, आप अपने परिवार के लिए पैसा कमा पाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो भारत के लिए इसमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी है। दूसरी बात यह है कि किडनी फेलियर जो है वो यंग पीपल को अफेक्ट ज़्यादा करता है भारत में। यंग पीपल प्राइम ऑफ देयर लाइफ्स, तो उनके लिए ट्रांसप्लांट इज़ नथिंग बट अ बून सर। एग्जैक्टली, यू राइट, एब्सोल्युटली। और जिस तरह से हमारे देश में प्रदूषण की समस्या जो बढ़ती जा रही है और कुछ एक ऐसी समस्याएं जो खासकर अभी हमने महामारी के तौर पे देखा, महामारी के पैंडेमिक एज में जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने आई, तो एक थ्रेट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए और हमारे एक वायुमंडल से रिलेटेड जुड़ी हुई, जलवायु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन का इफ़ेक्ट किडनी पे कम होता है, लंग्स पे ज़्यादा होता है। जहाँ तक इस महामारी का इफ़ेक्ट है, अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हैं और आपको कोरोना हो तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आप डायलिसिस पे आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोरोना हो, आपको हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए जाएं, आपको डायबिटीज़ हो जाए और उसके कारण आपका गुर्दा बैठ जाए। तो कोरोना से भी गुर्दा फेलियर करे, किडनी फेलियर का डिजीज़ बढ़ेगा, ट्रांसप्लांट की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर आपका घर में कोई व्यक्ति है जो प्यार मोहब्बत में आपको गुर्दा देना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर आप फिट हैं, ट्रांसप्लांट ही रहेगा सर। जी, बहुत बढ़िया। एक बाल्यावस्था में जब मैं थोड़ा आपको आपके पीछे के अतीत पे लेकर जाऊंगी, जब आप छोटपन में थे, आप मास्टर संदीप हुआ करते थे, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन कहाँ पे था? तो ज़्यादातर मेरा बचपन दिल्ली में ही बीता, मैं दिल्ली में ही पढ़ा, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी दिल्ली में ही काटी है। पर मेरी मदर धर्मशाला से थी, तो हम धर्मशाला हर साल लगभग 1 आधे महीने के लिए जाते थे। पठानकोट के पास एक गांव है, तो हम वहाँ जाते थे। पर ज़्यादातर जीवन हमारा दिल्ली में ही पड़ा। आई एम मोर ऑफ अ सिटी बॉय, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी यहीं काटी है। दिल्ली की एक एक नस को मैं पहचानता हूँ, तो ऐसी कोई। कहते हैं बचपन में कुछ मिथकीय चरित्र होते हैं जो एक बचपन में एक किसी बच्चे को आकर्षित करते हैं। उसका एक सुपर हीरो होता है, वो किसी न किसी सुपर हीरो से आकर्षित होता है, उसकी तरह बनना चाहता है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहता है। मैं मानती हूँ कि इसी तरह का एक मिथक, एक सांस्कृतिक जो सुपर हीरो था, मिथकीय चरित्र कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द भी घूमता होगा बचपन में। कहीं ना कहीं आप भी उसमें खुद को तलाशते होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा वो मिथकीय चरित्र जिसने बहुत प्रभावित किया और जिसकी तरह आप बनना चाहते? तो 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो था, माई फर्स्ट सुपर हीरो वॉज माई फादर। माई फादर इज़ बीन मेरे लिए बड़े ही
सुपर हीरो रहे हैं। ही हैज़ शोन मी द वे। मैं बड़ा उनको, मैं अभी भी आज भी वो ही इज़ अलाइव, मैं बड़ा आभारी रहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया है कि ज़िंदगी आदमी को कैसे जीनी चाहिए। हमेशा सिंप्लिसिटी और में रहना चाहिए। और दूसरा एक ट्रांसप्लांट सर्जन थे टॉम स्टार्जिल, जिनको मैं सिर्फ ज़िंदगी में 2 या 3 बारी मिला हूँ, पर उनके काम से मैं बड़ा प्रेरित हुआ हूँ। तो मैं उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित रहा सर। वो आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत बने? बिल्कुल सर। जैसा कि हम देख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके जीवन के प्रेरणा स्रोत 2 मिथकीय चरित्र नहीं बल्कि 2 जीवन चरित्र थे जिनसे इन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया। हमने डॉक्टर के तौर पे इनको बहुत कुछ देखा है, इनका सार्वजनिक जीवन देखा है, इनको हमने खबरों में देखा है, टीवी में देखा है, डिजिटल मीडिया में देखा है, और एक अपोलो में डॉक्टर के तौर पे एक सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे भी देखा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इनकी संवेदना को छूती हुई कुछ चरित्रों को, कुछ पहलुओं को, और हम बात करेंगे कि एक सामान्य जीवन में डॉक्टर संदीप कैसे हैं, सोशल वर्क फ्रंट पे वो क्या कुछ कर रहे हैं, एक सामान्य संदीप कैसे है अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्टर के तौर से इतर हम होकर देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सामान्य फ्रंट पे ये है कि अगर आप कभी भी किसी को देखें जिसके गुर्दे फेल हो गए हैं, उसको 2 दिक्कतें बड़ी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उसके पास पैसे की कमी है। तो जितनी हम उसको हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। इस बार में हमने एक फाउंडेशन भी शुरू किया था जिसमें वी हेल्प अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। दूसरा ये है कि देखिए, मरीज़ को क्या ज़रूरत है। मरीज़ को ज़रूरत है कि कोई उसकी दर्द समझे, कोई उसकी दर्द सुने और उसको हेल्प करने की कोशिश करे। और देखिए, मरीज़ ठीक रहे, ट्रांसप्लांट ठीक हो, ठीक ठाक घर जाए, आपको दुआएं दे, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट आपको, आप ऐसा मानते हैं? बाकी राइट। तो हमने देखा कि दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है, और ये यकीन करते हैं कि जब मरीज़ दुआ देकर जाते हैं तो इनके लिए इनकी जीवन की उपलब्धियाँ और बढ़ जाती हैं। खैर, आपने कॉमिक्स भी पढ़े हैं, बचपन आपका दिल्ली में बीता है, और चूँकि महानगरीय संस्कृति में आप पले बढ़े हैं, सवाल एक सीधा और छोटा सा भी कि महानगर में रहते हुए आपका जन्म स्थान कांगड़ा है और आप हिमाचल से आते हैं, आपका गांव अभी भी कुछ बुनियादी सुविधाओं से मरहूम है जैसा कि हम पाते हैं। तो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं कि वहाँ तक वो बेसिक सुविधाएं पहुँचे ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें? तो देखिए, बहुत साल पहले जब हम जाते थे गाँव में तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं था। हम लोग सब पानी लेके, टोकला लेके खेतों में जाते थे। पर अब समय के साथ वो सब बदल चुका है। गांव में पानी आ गया है, लोगों ने खूब तरक्की करी है, टॉयलेट सिर्फ काम, पठानकोट एक बड़ा शहर हो गया है, तो हॉस्पिटल पठानकोट में आ गए हैं। तो समय के साथ देश ने, गाँव ने और छोटे छोटे शहरों ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। तो ये सब तरक्कियाँ अब आ गई हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। जी बिल्कुल। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में, निजी जीवन में, इनकी दिनचर्या कैसी होती है। तो चूँकि आपके ऊपर काम का दबाव है, आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं सारे दिन, मरीज़ों की देखभाल, उनसे मिलना, उनकी केयर करना एंड उनकी केस स्टडी करना। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास खुद के लिए कितना वक्त मिलता है और कैसे उसको आप थोड़ा दिनचर्या के बारे में? ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मुझे 2 चीज़ें बड़ी पसंद है। एक तो मुझे सबसे बड़ा पसंद है किताबें पढ़ना, और एक थोड़ा ओल्ड हिंदी म्यूज़िक सुनना। हम उस पर भी आएंगे। तो यही तुम्हारे 2 शौक़ हैं। पर ये है कि आजकल तो हम देखिए 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलते हैं, 8:30 9 बजे घर वापस आते हैं। तो आप जब आपके 12 घंटे हॉस्पिटल में कट गए तो उसके बाद आपके पास अपने लिए टाइम कम रहता है। जी जी। पर ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा, ट्रांसप्लांट जो है वो एक बड़ी पैशनेट स्पेशलिटी है। इसमें 2 जीवन इन्वॉल्व हैं। एक आदमी अपना गुर्दा अपने बेटे को दे रहा है या माँ अपने बेटे को दे रही है। वो चाहती है कि वो ठीक रहे, बेटा ठीक रहे, और आपको इस सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। आपको ये देखना है कि वो भी खुश जाए, सब ठीक हो, और ये भी आपको मानना पड़ता है कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी जान लगा सकते हैं, आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं, उल्टा टंग सकते हैं, और ऊपर वाले के सामने आपकी नहीं चलती। यू कैन ओनली डू योर बेस्ट। पर ये ज़रूर है कि अगर आप अपना बेस्ट करें तो काफ़ी बार आप सफल हो जाते हैं। सो वी हैव टू गिव आवर 100%, राइट? एब्सोल्युटली। हमें अपना 100% देना चाहिए। सर ने इस बात पे फोकस किया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर संदीप फिट कैसे रहते हैं इतने सारे दबाव और काम के बीच, उनकी दिनचर्या इतनी सुगम कैसी है? मैं पहले थोड़ी सी जिमिंग करता था, आजकल जिमिंग कम है क्योंकि थोड़ा सा काम बड़ा हुआ है। कोविड के बाद थोड़ा सा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। पर नॉर्मली हॉस्पिटल में मैं कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। आप जितना वॉक का अपनी गाड़ी हॉस्पिटल से जितना दूर खड़ा करें उतना अच्छा है, तो शाम को आप उतना ज़्यादा चलेंगे। जी जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे ना। एग्जैक्टली। तो आपकी फिटनेस का राज यही है एब्सोल्युटली कि लगातार ये मेहनत करते हैं, मेहनत कश
से मेहनत कश हैं और उससे श्रम से जुड़े कार्यों को करते हैं, लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी ना चले। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच गई होगी और निश्चित वो भी इनको फॉलो करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपको कुछ किताबें भी पसंद हैं, आपको संगीत भी पसंद है, कुछ एक ऐसी किताबें जिन्होंने आपको बहुत आकर्षित किया और जिनके चरित्रों ने आपके भीतर कहीं ना कहीं वो एक अभूतपूर्व एक चेतना में उतर गए, वैसी कुछ किताबों का जिक्र हमारे दर्शकों के लिए। बहुत सारी किताबें हैं, लाइट बुक्स। एक किताब उसने लिखी थी कि माई गॉड इज़ अ वुमन, विच इज़ अ वेरी नाइस बुक अबाउट एक लेडी के बारे में है जो इंडिया की पूरी स्ट्रगल को देखती है। वो मुझे बड़ी मूव करी। फिर मैंने अभी उसकी पढ़ी जो अमृतसर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का हुआ था, मार्क टोली की किताब, वो पढ़ी। तो आई कीप रैमलिंग, जो हाथ में आ जाए वो पढ़ लीजिए। थोड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो तो आपको समझ आती है कि पहले देश में क्या हुआ, क्या हो रहा था और आगे आपको लगता है कि क्या होना चाहिए। पर मैं डाई हार्ट पेट्रियट हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश प्रगति करे। वी ऑफर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और आप उस दिशा में अग्रसर हैं। एब्सोल्युटली। आपको कब लगा कि आपकी उपलब्धियां कंप्लीट हो गई और अब अवार्ड मिलना चाहिए? ऐसा एज ए डॉक्टर आपको कब ऐसा महसूस हुआ? मैम, उपलब्धियां कभी कंप्लीट नहीं होती। पहाड़ और भी हैं। नहीं मैम, पहाड़ और भी हैं चढ़ने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। ये तो हम तो बड़े छोटे आदमी हैं, ये तो भारत सरकार की दे हैव रिकॉग्नाइज्ड। आपकी पहली प्रतिक्रिया बताएं जब ये आपने सुना कि आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये पद्मश्री सम्मान से? तो मैम ऐसा होता है कि 23 या 24 तारीख को आपको एक फ़ोन आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। जी। एंड दैट इज़ व्हेन यू फाइंड आउट, क्योंकि आप नॉमिनेट हुए हैं, इसका कोई वो वैदा नहीं कि मैं तो चौथी बार नॉमिनेट हो रहा था, तो उसमें कोई वो नहीं। पर आपको जब फ़ोन आता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप आदमी बड़ा प्राउड फील करता है, बड़ा डिलाइट फील करता है, थोड़ा हैप्पीनेस होता है कि आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। जी। एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई मस्ट से। राइट। आप अपनी समग्र उपलब्धियों को भविष्य के रूप में किस तरह एक निधि के तौर पे देखते हैं? क्या लगता है आने वाली पीढ़ियां इस क्षेत्र में आए, उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जो इस खास तौर से जिस क्षेत्र में आप स्पेशलिटी की बात करते हैं, तो अगर आप ट्रांसप्लांट को देखिए मैम, और अगर आप इसको कंपेयर करिए कि देश के सबसे प्रगति वाले देश में ये कैसा होता है, तो उसमें ये होता है कि जब भी कोई आदमी मरता है तो वो अपने अंग दान करता है। यानी कि अगर आपका पेशेंट ब्रेन डेड हो, यानी कि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो फैमिली कहती है कि हम चाहते हैं कि इसके हार्ट, लिवर, लंग, किडनी हम दान करना चाहते हैं कि किसी और को, किसी और के काम में आए। अनफॉर्चुनेटली भारत में ये कम है मैम। यानी कि साल में लगभग, आप सोचिए कि दिल्ली में लगभग 20 या 25 डोनर्स होते होंगे, जब होने चाहिए हज़ारों की तादाद में। किसी आदमी को ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अपना गुर्दा मुझे अपने किसी को देना चाहिए। ये कोई ब्रेन डेड आदमी जो मर चुका है उसके ऑर्गन काम आने चाहिए। तो हमें कैडेवरिक ऑर्गन या डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बहुत ज़रूरत है कि इसको हम बहुत आगे बढ़ाएं। क्या हमारे देश में इस तरह की कोई विधिवत प्रक्रिया है जहां लोग डोनेट कर सकें? तो मैम अब तो डोनेशन को लेकर इस तरह की जन जागृति है? तो आप ये आप सोचिए कि 93-94 में हमने कैडेवर ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद 2005 में हमने कैडेवर किडनी पैनक्रियास ट्रांसप्लांट किया जो इस कंट्री में सबसे पहला था। उसके बाद तो सरकार भी इस दिशा में आई है। उन्होंने एक नेशनल ऑर्गन नोटो करके एक सुविधा बनाई है। अब आप डोनर कार्ड शुरू हो गए हैं, पर बड़ी ज़रूरी है कि लोग समझें। जी। और ये सब चीज़ें ऊपर से नहीं आती हैं, नीचे से आनी चाहिए। यानी कि हर आदमी को समझना चाहिए कि उसका भी देश की तरफ और अपने नागरिकों की तरफ कुछ ही हैज़ टू कुछ ड्यूटीज़ हैं। और अगर कोई भी रिश्तेदार उसका ब्रेन डेड है तो उसके अंग उसको दान करने चाहिए। तो अंग दान को हम महादान कहते हैं कि अगर आप मर गए हैं, आपके यू आर नॉट ऑर्गन्स, आप ब्रेन डेड हैं, तो आपको प्लीज़ अपने अंग दान करने चाहिए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सवाल एक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जनजातीय इलाकों की बात करते हैं, ट्राइबल बेल्ट की बात करते हैं, और चूँकि हम दिल्ली जैसे महानगर में हैं और आप सेंट्रल पॉइंट पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार दिल्ली में इलाज के लिए आ रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं से उन तक पहुंच नहीं बन पा रही है। क्या कुछ किया जाए कि उनको वो सुविधाएं मिले सरकार की ओर से, संस्थाओं की ओर से, और वो उस तरह की खास सुविधा तक अपनी पहुंच बना सके? तो मैम आप ये सोचिए कि आज से 20 साल पहले तो डायलिसिस और इलाज भी काफ़ी महंगा है। मैं इस सेंस में भी पूछ रही हूँ। डायलिसिस तो छोटे छोटे शहरों में ही, बड़े बड़े शहरों में ही मिलता था। अब ये काफ़ी हद तक बदल चुका है, देश तरक्की कर चुका है। छोटे छोटे शहरों में आपको डायलिसिस की सुविधा है, सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए इसमें आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा कि आप सोचिए कि बहुत तरक्की हो चुकी है डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांट भी कई जगह हो जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
चूँकि आपके पिता एम्स से जुड़े रहे हैं, आपके ब्रदर जो हैं वो भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो भी जाना माना नाम है उनका। डिजिटल मीडिया पे आप सभी लोग एक साथ दिखते रहे हैं और आपने कोरोना टाइम में पूरे परिवार ने एक मार्गदर्शक के रूप में पूरे लोगों को मार्गदर्शित किया है, कोरोना टाइम में उन्हें उबारने की कोशिश की है और निश्चित ही पूरा देश आप लोगों को फॉलो कर रहा है। क्या कुछ प्रभाव रहा उनका आपके जीवन पे? मैम हम एक परिवार हैं। एज अ करियर मैम देखिए, अब अगर हमारी तो फैमिली स्मॉल फैमिली है, हम तीन बच्चे ही थे। ऑल 3 of us आर डॉक्टर्स। माई सिस्टर इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसे नहीं है, पर फादर का बड़ा ज़्यादा प्रभाव रहा, अभी भी रहता है। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन काटा उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी कुछ प्रभाव रहा पिता, क्योंकि पिता आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। एब्सोल्युटली जी। क्योंकि आप जिस पीढ़ी से आते हैं वो एक कंप्लीट फादर की पीढ़ी को अगर देखें और आपकी वाली जनरेशन में देखें तो आप सभी लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। जी मैम। क्या आप चाहते हैं या क्या आप जानते हैं या फिर क्या आपके बच्चों की चॉइस है कि आपकी अगली जनरेशन इस फील्ड में? मैम मेरी एक बेटी है जो मेडिसिन कर रही है, मेरा बेटा है उसको मेडिसिन पसंद नहीं है, वो कंप्यूटर्स में चला गया है। तो अब मेरे ख्याल से समय बदल चुका है मैम। आजकल बच्चों को आप कुछ कह नहीं सकते, जहाँ आदमी का जी लगे आप उसको वहीं भेजिए, उसमें क्या नॉट प्रेशराइज एट ऑल। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, करियर का दबाव छात्रों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको जो ठीक लगे। जैसा कि हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, क्या कुछ भावी योजनाएं हैं एक चिकित्सक के तौर पे? और चूँकि हम मानते हैं कि हम जिस जीवन के उत्तरार्ध में होते हैं और जब हम एक पेशेवर तरीके से जब हम पूर्ण रूप से सेवानिवृत्ति लेते हैं, रिटायरमेंट फेज़ में होते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी उहापोह की स्थिति होती है। हमें ये करना है, हमें कुछ सोशल फ्रंट पे करना है, हमें कुछ ये करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस उहापोह की स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? आपने क्या कुछ प्लान किया है भावी योजना के तौर पर? तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि कैडेवर ऑर्गन डोनेशन बढ़े इस देश में, ज़्यादातर लोग आएँ अपना अंग दान करने के लिए। दूसरा मैं चाहूँगा मैम कि जो ट्रांसप्लांट के बेनिफिट्स हैं वो गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचे मैम, क्योंकि कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरा हमने इस पर बड़ा काम किया कि देखिए, पहले जब हमने शुरू किया था अपना करियर तो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ सब बाहर से आती थी और हमने दिखाया है कि भारत में बड़ी दवाइयाँ यानी कि जेनेरिक मेडिसिन आर जस्ट एज गुड। तो हम इन तीनों को अगर हम और बढ़ावा दें, ज़्यादा लोग अपने अंग दान करें, तो सब ठीक रहना चाहिए। जी। हमने सुना आप कुछ किताबों पे भी काम कर रहे हैं, क्या कुछ भावी योजनाएं? मैम ऐसी कोई के क्षेत्र में कुछ किताबें जो स्पेशलिटी जो स्पेसिफिक, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं रिनल ट्रांसप्लांट पे, और हम एक किताब लिख रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस मरीजों के साथ पे, जिसमें वो बता। मैम देखिए, ऐसा है कि अगर तो सब कुछ ठीक रहे तो आप मरीज़ के लिए खुदा हैं जी, और अगर सब ठीक ना रहे, आपसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं मरीज़ के हाथ में। तो इस सब को जस्ट टू बैलेंस इट आउट। मेडिसिन मैम आजकल बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोफेशन हो गया है प्रैक्टिस करने के लिए। पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपेंसिव राज है, लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, पीपल हैव टू पे फॉर हेल्थ केयर, और सबको बैलेंस करके आदमी को जीवन काटना पड़ता है। राइट। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बड़ा ही संतुलित करके इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने होते हैं, और बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, कठिनाइयाँ भी हैं, जिनको पार करके एक डॉक्टर के तौर पर इनको आगे बढ़ना होता है। कुछ शौक जिनकी चर्चा आप करना चाहेंगे, जो डॉक्टर संदीप गुलेरिया को सबसे अच्छा लगता है? मैम मेरे बस दो ही शौक हैं मैम, एक ये है कि मैं किताबें पढूं जी, दूसरा आई लाइक ट्रैवलिंग मैम, और अगर मुझे म्यूज़िक मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ। तो आपका कोई फेवरेट प्लेस जो आपने ट्रैवल किया और आपको बहुत आकर्षित किया हो उसमें? मैम गोवा इज़ वेरी नाइस, मुझे पहाड़ बड़े पसंद हैं जी जी। और अगर आप कभी अंडमान निकोबार में जाइए तो उसके आइलैंड आगे एक आइलैंड है, हावलॉक है मैम, आप कभी उसमें जाइए, बड़ा ही सुंदर जगह है जी जी। तो ज़िंदगी ऐसी कट जाए। बिल्कुल मैम। कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, आपने कहा हो वाओ, आई मीन दैट्स अ वाओ सिचुएशन इन योर लाइफ, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्क्राइब? आई मीन कोई पेशेंट के साथ वो लम्हा, चूँकि मैम वाओ सिचुएशन तब होता है जब आप एक ऑपरेशन करें, बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाए, कोई आपको सुपरवाइज कर रहा हो, एंड यू परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेशंस जी जी। आप इंग्लैंड में जाइए, आपको FRCS की डिग्री मिल जाए, आपको लगता है कि वहाँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, देखिए मैं भी FRCS हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी वाओ सेंसेशन होती है, ये बार बार आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आपका मरीज़ बड़ा बीमार है, आपको लगता है कि ये बचेगा नहीं, आपने 1-2 रातें उसके साथ काटी, वो बच के घर चला गया, आपको लगता है वाओ, इट कुड नॉट बी बेटर देन दिस, गॉड इज ग्रेट। सो दीस आर स्मॉल। जब मरीज के चेहरे पे खुशी की वो लकीरें आती हैं तो डेफिनेटली वो वाओ सिचुएशन होती है। एक चिकित्सक के तौर पे आप विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जा रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने बहुत टाइम इंग्लैंड में काम किया, तो कॉन्फ्रेंसेस में तो हम सिर्फ अपना काम प्रेजेंट करते हैं जो हम कर रहे हैं, और जो हमको लगता है कि जो इस
ब्रांच की प्रोग्रेस दिखा सकता है मैम। जी जी कुछ साल पहले हमने देखा था कि हिंदुस्तान में अगर आप डोनर्स देखें, जो लोग अंगदान करते जी। हैं, वो ज़्यादा लेडीज़ होती हैं मैम। जी तो वेस्ट में लोगों ने कहा देखिए ये इसलिए है क्योंकि भारत में आप लेडीज़ को दबा के रखते हैं। हाँ, suppression है। तो या माँ हो या बहू हो, उसको कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने हस्बैंड या बेटे को इसलिए देती है क्योंकि पूरा फैमिली उस पर दबाव रहता है। बिल्कुल। तो हमने लगभग 300 लेडीज़ को लिया जिन्होंने अपने अंग दान किए थे। उनका हमने साइकेट्रिक इवैल्यूएशन किया जी जी और हमने ये दिखाया कि इसलिए नहीं है कि वो देते हैं कि कोई दबाव है, पर इसलिए लेडीज़ अपना अंग दान अपने बेटे या हस्बैंड को देती हैं क्योंकि उनको प्यार है, मोहब्बत है और भारत में संवेदनात्मक रिश्ता भी। एब्सोल्युटली मैम। तो ये हमने प्रूव किया। तो चूँकि हमने देखा है भारत में महिलाओं के लिए सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं ऑलमोस्ट, चूँकि हम एक ऐसे स्वतंत्र लोकतंत्र की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें समानता भी है और एक अनुकूल माहौल भी है। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए वो रोशन दरवाज़ा अभी भी बंद है। मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ, मैं शिक्षा की चर्चा कर रही हूँ। बहुत से ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर अभी भी ये रोशनी पहुँचे नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है। क्या कुछ सरकार से एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट क्या इस लेवल पे करे? और एज अ डॉक्टर, चूँकि आप एक नागरिक के तौर पे आपकी भी कर्तव्य बोध का भान आपको होना चाहिए, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? मैम जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो यह है कि देखिए हमारी जो स्पेशलिटी है वो सुपर स्पेशलिटी है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों के गुर्दे फेल ना हो तो इस बीमारी को आप जल्दी पकड़िए। यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आप जल्दी किसी भी गांव में किसी भी लोकल डॉक्टर को मिलिए, अपना ब्लड प्रेशर अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कराइए। और ये हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके गुर्दे कभी फेल ना हो। तो प्रिवेंट अगर हम कर पाए रीनल फेलियर को, तो आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े, ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट कम हो, परिवार सड़क पे ना आए, कैडेवर ऑर्गन्स की ज़रूरत कम हो। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। और इसलिए सरकार को हर हॉस्पिटल में, हर छोटे छोटे इलाकों में डॉक्टरों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस रोगों को जल्दी अगर पकड़ें, जल्दी इसको ट्रीट करें, तो लोग रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेंगे मैम। बिल्कुल। चूँकि हमने देखा कि कोरोना जो एक महामारी का दौर आया, इसमें हताशा, निराशा, कुंठा चारों तरफ फैली रही, लोग हताश हुए, डिप्रेस हुए। ऐसे में एज अ चिकित्सक आप क्या एक संवेदनात्मक तौर पे आप क्या महसूस करते हैं? क्या मेरी तो राय और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को संदेश भी दें कि क्या कुछ करें ऐसी हताशा से निपटने के लिए। मेरी तो राय ये है कि देखिए उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, ऐसी क्या बात है। यू हैव टू बी पॉजिटिव मैम, वी विल कम आउट ऑफ दिस। पर देखिए सेकेंड दौर में इट हैज़ हिट अस वेरी क्लोज, वी हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव डाइड मैम, राइट। एंड देयरफॉर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें पूरी सुविधाएं लेनी चाहिए। वी मस्ट वेयर अ मास्क, पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक इस महामारी से हम निकलते नहीं हैं। और ये कहना कि अब हम निकल रहे हैं या निकल गए हैं गलत है। अभी हमें वेट करना चाहिए। अभी आप देखिए हर नए देश में नए नए केसेस आ रहे हैं, इंग्लैंड में फिर केस बढ़ गए हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल मैम। पर ये ज़रूर है कि वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इससे भी हम निकलेंगे, ऐसी क्या बात है मैम। अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी, और बादल भी छटेंगे और रोशनी अंदर तक आएगी। ये डॉक्टर साहब क्या कहना है, और निश्चित ही वो अंधेरा छटेगा। हमारे ऐसे दर्शक जो आपको देख रहे हैं एज अ करियर के तौर पे, जो चिकित्सक बनने जा रहे हैं या ख़ास तौर से विशेषज्ञता हासिल करेंगे, जिस क्षेत्र में आपने विशेषज्ञता हासिल की है, उनके लिए कोई संदेश? आप सिंसियर रहिए जी, पैशनेट रहिए और एम्पैथिक रहिए। जब भी आपके पास कोई मरीज़ आए तो आप उसके जूतों में आइए, सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। बड़ा ज़रूरी है मैम। वन मस्ट बी एम्पैथिक टुवर्ड्स हिज पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक। यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू मस्ट बी सिंसियर, यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड यू मस्ट बी एम्पैथिक। आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से। दैट्स वेरी ट्रू। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि संवेदन शून्यता जो हमारे भीतर एक घर कर गई है, उस संवेदनहीनता के पर्दे को हमें हटाना है और मानवीय रूप में हमें आना है सबके समक्ष। तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज हमारी डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातचीत हुई। इन्होंने खुल के बहुत सारे मुद्दों पे हमसे अपनी राय रखी। हमने इनके निजी जीवन से भी जुड़े कुछ सवाल रखे, कुछ सार्वजनिक जीवन से भी सवाल रखे, और इस बातचीत के लिए अपने वक्त दिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।